गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे वितान का पाठ चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। ठीक है, तो वेडिंग यानी शादी होता है। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग बताया गया है क्या है। इस पाठ के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांध कर निगाह में इसे उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार खड़ी घड़ी 5:25 बजे हुए थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते थे, अर्थात यहाँ पे कृष्ण नंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। अर्थात यहाँ पर यशोधर पंत जी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वह काम करते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम हाउ इम्पावर मालूम होते थे। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती। अर्थात वे एक दूसरे से अजीब सा व्यवहार करते हैं। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली और इस प्रकार वे दोनों ने बताया। तब जो पंत जी हैं वे बोले कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि हम राइट टाइम चल रहे हैं। इस तरह नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, इस तरह के आगे बढ़ते हुए उनके बातों में आगे यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोई बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मीनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मीनन से मुखातिब होकर यानी बातचीत करते हुए बोला, नो लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। 1947 में इनकी शादी हुई थी बता रहे हैं। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चाहत कर बोले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। हाँ, शादी को पूरे 25 साल हो गए। अर्थात सिल्वर वेडिंग यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है? शादी के बारे में बताया गया। और कितने साल की शादी होगी? 25 साल की। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किस अंदाज से सीखी थी? चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन में चाय पानी का इंतजाम। इस तरह चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया, पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया, और एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है? रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर लेंगे। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं। भले उनका दैनिक खर्च नगण्य है, फिर भी वे हमेशा पैसा रखते हैं। इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि बिहार मंदिर, यह बात उनके पति पत्नी बच्चों को बहुत अकरती थी कि बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते उनके बच्चे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना करते। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह इसी समय कर लेते थे। भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते। मतलब घर मिलता है, ठीक है, 3 बेडरूम वाला क्वार्टर मिलता है। उसके बाद एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। इसमें देखते हुए यशोधर बाबू को थोड़ा बुरा लगता था कि लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टर की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कि गलत, पर उन्हें लगता है कि ऐसे मार्केट के बीचों बीच बनाना गलत है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों में यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होता है। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब एक लड़का
अब बड़ा लड़का उनका एक विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। वह कहते कि 1500 रुपया तो अब हमें रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा जो बेटा रहता है वह दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के पिछले यह समझ सकना असंभव है कि पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। अर्थात उनका कहना है कि उनके बेटे को अच्छा पद मिल रहा था, फिर भी उनके बेटे ने ज्वाइन नहीं किया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर्ष अस्वीकार करती चली जाए, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली में कैसे जो अपने परायापन पैदा कर रहे हैं। अर्थात वे कभी न कहीं पर अपने बच्चे और परिवार से असंतुष्ट रहते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपनी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी। बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना दिया। जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव में आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं ने गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत था, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। अर्थात उनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि उनके पति ने कभी उन्हें साथ नहीं दिया। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिक कौन सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शानियाल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह में मजाक उड़ा, अर्थात अपनी पत्नी का भी मजाक उड़ाते हैं। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हैं और यशोधर जी अपने से पूछ करते हैं कि बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देता, अर्थात लाइफ समुदाय के लिए डेडिकेट कर देता। किशन जी जो यशोधर जी थे, वे अपने परिवार से कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे, फिर गांव चले गए और साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह भी थी कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता चेहरा था। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद भी जो हुआ होगा सो भी मौत हो जाती है, ऐसा यशोधर जी का मानना था। जिनमें यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया में उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। अर्थात वे पुराने रीति रिवाजों वाले थे। वे अपने परिवार के जो मॉडर्न कल्चर, उनका परिवार मॉडर्न कल्चर को अपना रहा था, तो उसके लिए वे संतुष्ट नहीं थे। आगे गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका था, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा, ऐसा उनके बच्चे कहते थे। फिर भी उनका मन था। अफसोस है आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक तथा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा कहे जाते, अर्थात वे किशनदा की बात हमेशा सुनते थे। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा आरती करने, ये सब कार्य करने लगे। तब कभी उनका मन शिकायत करता कि ये सब क्या है, तो वे कुछ नहीं बोलते। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। अर्थात यशोधर बाबू किसी भी चीज़ में कंफर्म नहीं हुआ करते थे, उनका कहीं ना कहीं मन भटकता ही रहता था। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइस बने कर रहना कहते थे। यशोदा जी कहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों स्वीकार करना पड़े। यशोदा जी कहते थे कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जैसे मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज़ यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उन्हें कहे को पत्थर की लकीर समझे।
लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा, जिसके मन में जसाया कर। अर्थात वे बच्चे उनके अब जिस प्रकार का आचरण अपना रहे थे उससे वह बिल्कुल असंतुष्ट थे। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिसे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला और कह रहा था कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? इसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो कहते हैं यह लौंडे मौंडे इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया और उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करने में लगी थी। लड़की जीन और बगे बाह का टॉप पहने। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनी वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉवर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी कि इसे ही पहनती। पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती वो सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुई थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों के साथ वह बातें कर रहे थे। अर्थात यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगा कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते। भले ही उन्हें भूषण का सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता, परंतु वे इतना समझे छोटी उम्र में 1,500 माह वाले प्लस कनेक्शंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाने का कोई मामूली बात नहीं। आखिर जो यशोधर बाबू का कहना था, यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती थी। अर्थात यशोधर बाबू के घर में एक फंक्शन चलता है, उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनका पत्नी का तैयार होना, बेटी का तैयार होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनका मानना है कि केक काटना भी बचकानी हरकत है। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। अर्थात उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ही सिल्वर वेडिंग का वे प्रोग्राम तैयार किए हैं, तो जब केक काटने के लिए उन्हें ले जाया जाता है तो वे असंतुष्ट रहते हैं। एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनबनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद की। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता। उन्हें याद दिलाया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया, लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी। उनका कहना था, मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं नहीं, आप सब लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा। प्लीज़ गो हैड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झाँकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, परंतु वे नहीं आए। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा सो आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी जो होगा सो होकर मरते हैं। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ता पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती और उसी से वो फूंक मार पीते थे। किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। अर्थात वे किशनदा को, यशोधर बाबू किशनदा को अपना आइडल मानते थे और वे हर चीज़ उनसे पूछ कर करते थे। तो जो उनका परिवार कर रहा है उसके बारे में वो संतुष्ट होने के लिए किशनदा से पूछना चाहते थे। और उसके बाद यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहे हैं? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे पहला बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन के जाया करें। बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का साइज कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो है यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा और उनकी आंखों की ओर जरा सी नमी चमक गई। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी
उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि उस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनबा उतर आया, जिसकी मौत जो हुआ होगा सो हुई। अर्थात इस पाठ में यह बताया गया है कि यशोधर बाबू जो हैं वे अपने परिवार के लिए समस्त कार्य करते, उनके बच्चे भी बड़े हो जाते, वे भी अपने कार्यों में कार्य संलग्न होते हैं, परंतु उनका परिवार आधुनिक रूप से जुड़ा होता है। और जो यशोधर बाबू हैं वे थोड़े पुराने विचारों वाले रहते हैं। उनका मानना था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह पिता के हर एक कार्य को अपना कार्य समझ के करना चाहिए, परंतु आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं वे ऐसा नहीं करते। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार एक पिता के विचार रहते हैं और परिवार के विचार आगे चलकर मेल नहीं खाते। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू।